हेलो एवरीवन। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका का छठा लेक्चर है। इससे पहले की क्लास में हमने नॉर्थ अमेरिका की जो भी रिवर्स हैं सारी वो डिस्कस की थी। उससे पहले की क्लास में हमने जो नॉर्थ अमेरिका के प्लेटिव्स हैं वो डिस्कस किए थे। उससे पहले की क्लास में हमने जो नॉर्थ अमेरिका के माउंटेन्स हैं वो डिस्कस किए थे, सारी लेक्स डिस्कस की थी। और इन सबको आपस में हर क्लास में हम कनेक्ट करते हुए पढ़ते चलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग अपनी इस क्लास को भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। जो मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश है नॉर्थ अमेरिका के, यानी कि सेंट्रल प्लेन रीजन। देखिए ये मैप में आपको दिख रहा होगा, ये जो बीच का जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये वाला, ठीक है, ये पूरा मैदानी हिस्सा है, ठीक है। मैदानों की बनने की प्रक्रिया ये होती है कि कोई भी नदियाँ, जब पहाड़ से कोई भी नदी, किसी को नदी को बहने के लिए ढलान की ज़रूरत होगी। अपने ढलान के साथ जब वो ऊपर से आएगी पहाड़ों से होकर के, मान लीजिए कोई नदी यहाँ से चलती है उदाहरण के लिए, ठीक है। अब वो अपने साथ आएगी तो कुछ अपने साथ मिट्टी लेके आएगी, उस पहाड़ को काटते हुए धीरे धीरे इरोड करते हुए। क्योंकि कोई भी नदी बहती है तो इरोजन की प्रक्रिया वहाँ पे अनवरत चलती रहती है, ठीक है। कुछ हवाएं चलती हैं तो वो भी अपने साथ मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाती हैं, और इन्हीं सब प्रक्रिया के फलस्वरूप कोई भी एक प्लेन या कोई भी मैदान बनता है। ठीक उसी प्रक्रिया से ये मैदान भी बना है। इस मैदान को इस क्षेत्र विशेष में प्रेरीज नाम से जानते हैं, ठीक है। हर मैदान का कॉन्टिनेंट के हिसाब से नाम बदलता रहता है। उसी प्रकार से इस मैदान को यहाँ पर प्रेरीज मैदान कहते हैं। इसका निर्माण भी नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से हुआ है। अब आप देखिए, ये जो हिस्सा है इसका ऊपरी, यहाँ पे है आपका नॉर्थ पोल, ठीक है। यहाँ का जो निचला हिस्सा है यहाँ पे है कहीं पे आपका इक्वेटर, ठीक है। जो इक्वेटर है वहाँ पे गर्मी होगी, यानी कि जो क्षेत्र होगा वो उष्ण होगा। उष्ण मतलब गर्मी। जो ये नॉर्थ पोल है यहाँ पे शीत होती है, यानी कि ठंड। अब आप देख रहे होंगे, अगर आप सही से नोटिस कर पाएँ, तो ये जो क्षेत्र है ये नॉर्थ पोल और इसके इक्वेटर के कहीं बीच में पड़ रहा है। तो यहाँ पर शीत भी पाई जाएगी, उष्ण भी पाया जाएगा, मतलब गर्मी और सर्दी। तो ये जो मैदान होंगे ये होंगे शीत और प्लस उष्ण, ठीक है। इसलिए इनको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। इसके दक्षिणी भाग में तटवर्ती मैदान स्थित हैं। देखिए, जो इसका दक्षिणी हिस्सा है, यानी कि ये वाला, जैसे ये हिस्सा इसका दक्षिणी हिस्सा हो गया इस घास के मैदान का, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर पाई जाती है मैक्सिको की खाड़ी, गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको के तट पर स्थित है, इसलिए इसको तटवर्ती मैदान कहते हैं। ये आपका अपलेशियन माउंटेन है, ठीक है। ये आपके तटवर्ती मैदान हो गए, ठीक है। मैंने आपको पिछली क्लास में एक बात और बताई थी कि जो ये तटवर्ती मैदान क्षेत्र स्थित है, यहाँ रॉकी माउंटेन से निकलती है मिसौरी नदी, और यहाँ यूएसए के इटास्का प्रांत से, सॉरी, मिनीसोटा प्रांत के इटास्का झील से, ठीक है, पाया जाता है क्या, वहाँ से निकलती है मिसिसिपी नदी, और ये दोनों मिलके यहाँ पे मैक्सिको की खाड़ी में गिरती हैं, और वही मिसिसिपी मिसौरी नदी तंत्र बनाती है। इसमें ओहियो नदी हो गई और टेनेसी वगैरह हैं शायद। ये सारी इसके जो है मतलब सहायक नदियाँ, इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे शायद अरकनसास भी है। फिर आप देखिए, अब चूंकि ये जो नदी है यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, ठीक है। नहीं नहीं, ये पक्षी के पंजे के आकार का यहाँ पे डेल्टा बनाती है, ठीक है। सॉरी, मैं फिर से आपको इसको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे पक्षी के पैर के आकार का यहाँ पे डेल्टा बनाती है। अब अगर डेल्टा बना रही है तो ये सीधी सी बात है कि नई मिट्टी होगी, नई मिट्टी होगी तो उपजाऊ होगी, उपजाऊ होगी तो यहाँ खेती होगी। खेती किस चीज़ की, चावल की, कपास की, गेहूँ की। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि ये जो मैदानी क्षेत्र है यहाँ पे काली मिट्टी अधिक पाई जाती है। काली मिट्टी में आपको पता है कि कपास की खेती बहुत अधिक होती है, तो इसीलिए यहाँ पे ये लाके जब अपना डेल्टा बनाती है तो यहाँ कपास की, गेहूँ की और चावल की खेती होती है। तो ये क्षेत्र कपास की खेती के लिए भी फेमस है, ठीक है। अब आप चलिए, इस पूरा हमने जो है इसका मोटी मोटा इसका परिचय ले लिया। अब चलिए इसको और डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे एनसीईआरटी में दिया गया है उसके हिसाब से इसको देखते हैं। देखिए, ये जो मिट्टी पाई जाती है इस मिट्टी को चरनोजम मृदा कहते हैं। चरनोजम मृदा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें ह्यूमस की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है, ठीक है। ह्यूमस की अधिक मात्रा पाई जाएगी तो वो भूमि हमेशा उपजाऊ होगी, ठीक है, और ह्यूमस की वजह से उसका रंग जो होगा काला होगा। चलिए अब इसके बारे में आपको कुछ और बताते हैं अच्छे अच्छे पॉइंट्स। जो चरनोजम मृदा होगी वो हमारे दो काम आएगी।
पहला तो खेती के काम आएगी, बहुत सिंपल है, आप समझ रहे होंगे, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, इन सारी चीज़ों की यहाँ पे खेती होगी इसमें। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या हो सकती है, दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि यहाँ पर न्यूट्रिशियस ग्रास पाई जाती है, ठीक है। तो जो एक घासें होती हैं, जो घास होती हैं, इनकी हाइट काफ़ी होती है। जब हाइट इनकी ऊँची होगी तो इसका मतलब ये है कि जानवरों को खाने में आसानी होगी, पोषित होंगी ये घासें। तो वो जो जानवर होंगे उनकी जो चमड़ी होगी वो मोटी होगी, ठीक है। चमड़ी मोटी होगी तो वहाँ पे वो कई तरीके से इनका यूज़ किया जा सकता है, जैसे वहाँ पे मांस के काम आ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जैसे आप देखेंगे कि मांस की मंडी वगैरह है। फिर पशुपालन होगा, दुधारू जानवर भी पाए जाएंगे, मवेशी होंगे। तो जो मवेशी होंगे उनको रखने के लिए कोई जगह होगी। तो आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में ऐसे 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 स्थान बने होते हैं ऐसे, ठीक है। ये ऊपर गोल वाली हैट लगा के, ये जो काऊ बॉयज़ होते हैं लेकिन इनको घूमते हैं, जो लोग बैठे हुए हैं इनको बोलते हैं काऊ बॉय, ठीक है। और जो इनका मवेशी का जो फार्म है, जहाँ पे ये जो स्थान आपको दिख रहा है, यहाँ पे सब लकड़ी से इसको रोका गया है ना, इनको रैंच बोलते हैं। और यहाँ पे जो लोग इसको देखते हैं, जिसको देख रेख करते हैं मवेशियों की, उनको बोलते हैं काऊ बॉयज़, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ वन्य जीव पाए जाएंगे, क्योंकि हर जगह पे जैसी जलवायु होगी वहाँ पे वहाँ के हिसाब से वन्य जीव पाए जाएंगे, जो कि वहाँ के लिए मतलब एडाप्टेशन जिनका हुआ होगा एक लंबे समय के बाद, ठीक है। तो ये वन्य जीव में अमेरिकन बाइसन पाए जाते हैं, जो यहाँ पे आप देखेंगे जो भैंस वगैरह पाई जाती हैं, इन्हीं से कुछ मिलते जुलते होते हैं, गाय भैंस जैसे, लेकिन इनके जो है बाल इनके बॉडी पे बहुत ज़्यादा होते हैं यहाँ की तुलना में, क्योंकि जो अपना क्षेत्र है भारत का, वहाँ पर सर्दी उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती है। लेकिन जो नॉर्थ अमेरिका का क्षेत्र है वहाँ पर चूँकि सर्दी पड़ती है, इसलिए इनके शरीर पर बाल बहुत बड़े बड़े पाए जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे कोयोट्स हो गए, गोफर हो गए, प्रेरी डॉग्स हो गए। प्रेरी डॉग्स कुछ कुछ देखने में जैसे कुत्तों जैसा ही होता है, लेकिन थोड़ा सा और ख़तरनाक होता है, ठीक है। तो ये सब यहाँ के कुछ इस लोकल क्षेत्र के नॉर्थ अमेरिका का जो मैदानी भाग है वहाँ के कुछ कुछ जीव हो गए, ठीक है। प्रेरी घास क्षेत्र में शिकागो शहर स्थित है, जो मीट प्रोसेसिंग के लिए फेमस है। मैंने आपको बताया था कि चूंकि इनकी खाल मोटी होगी इन जानवरों की, ठीक है, तो यहाँ पे मीट प्रोसेसिंग हो सकता है ईजिली। देखिए कनाडा का विनिपेग नामक शहर में वहाँ विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैदानी क्षेत्र है तो मैदानी क्षेत्र में गेहूं, चावल, इन सब चीज़ों की खेती होगी। जैसे आप देखते हैं यूपी हो गया, बिहार हो गया, एमपी हो गया, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये सभी मैदान है, यहाँ पे भी गेहूं चावल की खेती होती है आराम से, तो वहाँ भी होगी, ठीक है। वेस्ट बंगाल वगैरह देखिए फेमस है चावल के लिए। तो वैसे ही ये जो तटीय क्षेत्र है, ये जो तटीय क्षेत्र है, ये यहाँ पे भी चावल की अच्छी खेती होगी। जैसे भारत में देखिए वेस्ट बंगाल के बगल समुद्र है, ठीक है। फिर साउथ इंडिया में आप जाएंगे, तमिलनाडु वगैरह हो गया, वहाँ पे भी खूब चावल होता है, वहाँ तो रोटियाँ मिलती ही नहीं हैं। तो वैसे ही ये जो कोस्टल रीजन है, यहाँ पे भी चावल वावल की खेती बहुत अधिक मात्रा में होगी, चावल की, कपास की, ठीक है। यहाँ के जो मूल निवासी हैं इनको हम लोग बोलते हैं रेड इंडियंस, ठीक है। ये सारी बातें आपको पता हैं, बस ऐसे एक बार देख लेते हैं। जो यहाँ के ट्राइब्स हैं वो हैं अपाचे, क्रो, क्री, पॉनी। अपाचे नाम से हेलीकॉप्टर है और बाइक भी आती है, ठीक है। ये कुछ विंड्स हैं नॉर्थ अमेरिका में बहने वाली। इनके बारे में बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ओह सॉरी, यहाँ पे होना चाहिए था सेंटा आना, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बस जान लेते हैं। देखो ये जो ब्लू कलर से हैं, जैसे नॉर्टे हो गया, नॉर्टे यहाँ पे नॉर्टे डैम पर्वत है, उसकी वजह से इसका नाम यहाँ पे नॉर्टे है। ये यहाँ पे जो ठंडी हवा चलती है इसको ब्लिजार्ड बोलते हैं। ये जो हवा है ये स्क्वैमिश बोलते हैं। जो ब्लू कलर से है वो सारी ठंडी हवाएं हैं, और जो रेड कलर से है वो अपनी गर्म हवाएं हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ब्लिजार्ड के बारे में बता देते हैं। देखिए यहाँ पे नॉर्थ पोल है आपका, ठीक है। अब ये चूंकि ऊपर से आ रही है बर्फीले क्षेत्र से, तो ये ठंडी हवा होगी, सीधी सी बात है। ठंडी हवा होगी तो शुष्क होगी, क्योंकि बीच में कोई जो पूरा बर्फीला क्षेत्र पाया जाएगा, तो वहाँ पे नमी उनको मिलना मुश्किल होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये अपने साथ जब आती हैं, चूंकि पूरा बर्फीला क्षेत्र, हवाएं जब तेज तेज आएंगी तो अपने साथ कुछ कुछ आइस लेके आएंगी, ठीक है। छोटे 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 बिल्कुल टुकड़े। लेकिन वो छोटे छोटे टुकड़े भी जब नेचुरल उससे आ रहे हैं, हवाओं से आ रहे हैं, तो वो छोटे छोटे टुकड़े भी धीरे धीरे, जैसे बारिश भी तो एक एक बूंद होती है ना, लेकिन आप देखिए धीरे 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 पूरा भूभाग जो है भर जाता है, ढक जाता है उससे। तो ठीक इसी तरीके से ये अपने साथ हिम झंझावात लेके आती हैं, यानी कि स्नो लेके आती हैं।
ठीक है। जब स्नो लेके आएंगी तो पूरी बर्फ़ की चादर बिछ जाती है पूरे इस क्षेत्र में, पूरे वाइट कलर से, तो इसीलिए इसको बोलते हैं वाइट आउट। ठीक है, तो जो ये ब्लिज़ार्ड है ये वाइट आउट के लिए भी फेमस है। ये सब कुछ जब हम लोग वो वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो मैं आपको हवाएं पूरा डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, पूरा ग्लोब के ऊपर अच्छे से बताऊंगा। यहाँ पे बस हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं इनका, क्योंकि अभी जो हम लोग मैदानी प्रदेश पढ़ेंगे उनमें कुछ कुछ इनका रोल होगा, तो जितना रोल होगा बस उतनी बातें हम देखेंगे। ठीक है, फिर जो ये अपनी चिनूक है, चिनूक का देखिए क्या है कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद है वहाँ के लिए, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद। अब आपको बताता हूँ चिनूक के बारे में कुछ कुछ खास बातें। जब ये देखिए चूँकि गर्म पवन है, ठीक है, जब ब्लिज़ार्ड आएगी तो यहाँ पे पूरा क्षेत्र बर्फ़ से ढक जाएगा। लेकिन जब चिनूक आएगी तो चिनूक जो है तुलनात्मक रूप से थोड़ी गर्म होती है। ठीक है, जब कोई गर्म पवन होगी तो वहाँ पे जो भी बर्फ़ ढकी होगी उसको पिघला देगी। जब बर्फ़ पिघला देगी तो मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे वो सूटकेस फार्मिंग वगैरह ये वो, कि कुछ महीने जब वहाँ बर्फ़ नहीं रहती है तो सूटकेस फार्मिंग होती है। तो जो चिनूक जब बर्फ़ पिघला देगी तो इन मैदानों में खेती करने के योग्य मैदानों को बना देगी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर खेती होती है और फसलें वगैरह फिर कट जाती हैं। फिर उसके बाद इनका समय उस समय ख़त्म हो जाता है, फिर इधर वापस से ब्लिज़ार्ड बहने लगती है, वापस से ये बर्फ़ से ढक जाता है। ठीक है, जो सेंटा आना है ये तो भाई बड़ी घातक हवा है। जब ये आती है तो चूँकि ये दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया का वो है, इसको बाज़ा प्रायद्वीप भी कहते हैं। ठीक है, जब यहाँ से ये प्रवेश करती है और आने के बाद पूरी शुष्क हवा होती है। ठीक है, तो अपने साथ ये पूरे इस क्षेत्र को मतलब शुष्क करके, और यहाँ पे जो भी घास होते हैं, घास के मैदान होते हैं, वृक्ष होते हैं, तो आपस में जब टकराते हैं तो उनमें चिंगारी निकलती है। चिंगारी निकलने के बाद उनमें आग लग जाती है और ये क्षेत्र मतलब एक बड़ी जो है आग का सामना करना पड़ता है इस पूरे क्षेत्र को। ठीक है, बस आप अभी इतना याद रखिए बेसिकली जो जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दिया हूँ अभी आप आगे आपके काम आएगा। ठीक है, और बाकी ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं हमको जाननी है। अब हम पढ़ लेते हैं कनाडा के औद्योगिक प्रदेश, इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ नॉर्थ कनाडा। जो कनाडा के इंडस्ट्रियल रीजन हैं उनको 3 भागों में बाँटा गया है। पहला है ओंटारियो व सेंट लॉरेंस प्रदेश, ये वाला जो हिस्सा है इसको बोलते हैं ओंटारियो व सेंट लॉरेंस प्रदेश। यहाँ से दिखाया था मैंने आपको जो ग्रेट 5 लेक्स हैं, तो वहाँ ओंटारियो झील से सेंट लॉरेंस नदी बहती है, तो इसीलिए जो है ओंटारियो झील और सेंट लॉरेंस नदी, इन्हीं दोनों के नाम पे इसका ओंटारियो व सेंट लॉरेंस प्रदेश नाम रखा गया है। पिछली सारी क्लासेस देख लीजिएगा, बहुत आसानी से आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे। प्रेरीज प्रदेश अभी जस्ट ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है कि जो बीच में क्षेत्र है पूरा घास का मैदान है और ये ग्रीन है, तो यहाँ पे जो घास का मैदान इसलिए उसको प्रेरीज प्रदेश कहते हैं। जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे प्रशांत तटीय श्रेणी है। ठीक है, इसलिए इसको प्रशांत तटीय प्रदेश कहते हैं। यहाँ पे आपका अलास्का वगैरह है, लेकिन अब चूंकि हम लोग कनाडा के औद्योगिक प्रदेश पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे अलास्का है, तो अलास्का का हिस्सा नहीं है, वो यूएसए का हिस्सा है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप देखिए ओंटारियो और सेंट लॉरेंस प्रदेश में एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जो फेमस हैं। अभी आगे मैप में भी आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, देखिए कुछ कोई दिक्कत नहीं है आपको कहीं। ठीक है, बस आप एक बार ऊपर देख लीजिए मोटी मोटा, फिर यहाँ पे इसके लोकेशंस आपको दिखा दूंगा। जो हैमिल्टन और सॉल्ट सेंट मैरी है वो लोहा और स्टील के लिए फेमस है और ये ओंटारियो में पाया जाता है। ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये ओंटारियो में है, हैमिल्टन और सॉल्ट सेंट मैरी। अब आप हैमिल्टन ऐसे याद रखिए कि देखिए जो हैमिल्टन से आपको लग रहा होगा उसमें दिख रहा होगा टन, टन में देखिए क्या ना पाया जाता है, ये आपको इसमें से नज़र आ रहा होगा हेलमेट वर्ड। तो हेलमेट जो होता है वो नॉर्मली जो अच्छा हेलमेट होगा वो लोहे का ही होगा, स्टील का होगा, है ना, लोहा और स्टील मिला के बना होगा। दूसरा है अपना देखिए यहाँ पे सडबरी, सडबरी फेमस है निकल और इसके प्लेटिनम के लिए, निकल और प्लेटिनम के लिए। सडबरी में आपको एक वर्ड दिख रहा होगा सड़, मतलब कोई चीज़ सड़ जाएगी, कोई चीज़ सड़ जाएगी तो लोग कहेंगे ना इसको बाहर निकालो, तो यहाँ पे कह रहे हैं ना निकल, तो इसको आप ऐसे याद रखिए कि निकल और प्लेटिनम के लिए फेमस है, मेनली ये निकल के लिए फेमस है। ये है विंडसर। ठीक है, आपको मैंने ध्यान इसको याद करवाया था, विंड मतलब होता है हवा। ठीक है, ऑटोमोबाइल का मतलब होता है जो भी ये आपकी बाइक हो गई, कार हो गई, तो लोग कहते हैं ना कि हवा की स्पीड में चलाते हो, तो वही इसको आप कनेक्ट कर लेना, विंडसर ऑटोमोबाइल। और ये ओंटारियो में है। होलिंगर खान, ठीक है, ये सोने की खान है।
जो होलिंगर खान है सोने की खान। आपको पता होगा पहले के लोग क्या करते थे, दीवारों में ऐसे होल बना देते थे या ज़मीन में ऐसे होल बना के और सोना चांदी छिपा देते थे। तो आप ऐसे याद रखना, होल और होलिंगर खान सोने के लिए फेमस है। ठीक है। मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल जो है कागज़ के लिए फेमस है। यहाँ पे न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध है क्षेत्र। आपको मैंने बताया था कि जो भी क्षेत्र होंगे उसमें ठंडे उसमें होंगे, जो ठंडे क्षेत्र की वनस्पतियाँ होंगी उसमें क्या होता है कि वो लंबरिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस होता है। लंबरिंग होता है, लंबरिंग को हिंदी में बोलते हैं लुगदी, लुगदी। हाँ, तो ये लंबरिंग इंडस्ट्री के लिए फेमस है। जो भी पेड़ पौधे या वनस्पतियाँ ठंडे क्षेत्र में पाई जाएंगी वो ऐसे होते हैं कोन के आकार का, उसको बोलते हैं कोणधारी या शंकुधारी वन। ठीक है। चूंकि बर्फ उस पर रुके ना, ऐसे जैसे उस पर बर्फ पड़े नीचे आ जाए, इसलिए ऐसे होते हैं। ये आकार होता है उनका। ठीक है, शंकु के आकार का। तो इसलिए इसको बोलते हैं शंकु या कोणधारी वन। तो ये जो होते हैं इनमें नमी वो होती है, इनकी पत्तियों के बीच में वो होती है, नमी बहुत होती है, जल की अधिक मात्रा होती है, और ऐसी कागज़ जो होते हैं लुगदी बनाने के लिए बहुत आसानी से प्रयोग किए जा सकते हैं। तो जो मॉन्ट्रियल है वो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री या कागज़ के लिए फेमस है। ठीक है। हाइबर्निया, ये तेल व प्राकृतिक गैस के लिए फेमस है। हाइबर्निया को आप ऐसे याद कर सकते हो कि बर्न करने के लिए आपको तेल या गैस ही चाहिए होती है ना, प्राकृतिक गैस। तो इसमें आप देख लेना, हाइबर्निया में बर्न वर्ड आ रहा है, बर्निया। ठीक है। कॉर्नर ब्रुक्स शहर जो है न्यू फाउंडलैंड में स्थित है, कागज़ के लिए ये भी फेमस है। न्यू फाउंडलैंड कहाँ है? ये है आपका न्यू फाउंडलैंड। ठीक है। ये वाला जो क्षेत्र है आपका, ये है न्यू फाउंडलैंड, ये वाला हिस्सा। ठीक है। और यहीं पे है कॉर्नर ब्रुक्स। कॉर्नर ब्रुक्स किस लिए फेमस है? ये भी कागज़ के लिए फेमस है। बताया था आपको कागज़ के लिए कैसे कैसी वनस्पतियों की ज़रूरत होती है। नोवा स्कॉशिया, ये है आपका नोवा स्कॉशिया, ये सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है क्षेत्र। ठीक है। उसके जस्ट बाद आपका ये आ जाता है प्रेरीज प्रदेश, इसको देख लेते हैं। प्रेरीज प्रदेश में जो विनिपेग है वो गेहूं की मंडी सबसे वहाँ पे मतलब पाई जाती है। यूरेनियम सिटी हो गई अथाबास्का झील के किनारे। जब मैंने आपको झील बताया था तो उस समय मैंने आपको बताया था अथाबास्का झील और उसके किनारे यूरेनियम सिटी। ठीक है। विनिपेग भी आपको मैंने बताया था सबसे बड़ी गेहूं की मंडी वहाँ पे। येलो नाइफ शहर मैंने आपको बताया था स्वर्ण के लिए फेमस है, येलो करके बताया था कि जो येलो है उसी कलर का होता है गोल्ड, इसीलिए इसको नाम कहते हैं येलो नाइफ। टर्नर वैली मैंने आपको बताया था ये तेल के लिए फेमस है। ठीक है। और ये कैलगरी में पड़ता है। सारी चीज़ें बताई थी मैंने आपको, अभी आगे फिर मैप में दिखाता हूँ। बस आखिरी ये कर लेते हैं, प्रशांत तो तटीय क्षेत्र है ये वाला जो क्षेत्र है। ठीक है। ये वाला, क्योंकि इधर जो है तट है इधर प्रशांत महासागर का, और जो यहाँ का जो हिस्सा होगा उसको बोलेंगे प्रशांत तटीय प्रदेश। यहाँ पर है किम्बरले सिटी, और यहाँ पे पाया जाता है सीसा और जस्ता। ठीक है। उसके बाद जो आपका वैंकूवर है वो कागज़ व लुगदी के लिए प्रसिद्ध है। सुलिवान खान किम्बरले सिटी में है, और ये सीसा और जस्ता के लिए फेमस है। ठीक है। अब आप देखिए, ये आपका हो गया येलो नाइफ। ठीक है। ये आपका है अथाबास्का लेक, और यहाँ देखिए ये है यूरेनियम सिटी। ठीक है। ये है आपका कैलगरी, ये है आपका टर्नर वैली, ये है आपका किम्बरले, ये है आपका वैंकूवर। वैंकूवर अभी आपको बताया था ना कागज़ उद्योग के लिए फेमस है। किम्बरले है आपका सीसा जस्ता चांदी के लिए। ठीक है। ये विनिपेग है गेहूं की मंडी। हेलिंगर आपको बताया था सोना। ठीक है। उसके बाद ये थंडर बे है, ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यहीं पर आपकी 5 ग्रेट लेक्स होंगी। 5 ग्रेट लेक्स से होते हुए ऐसे अंतिम में सेंट लॉरेंस नदी और वहाँ से अटलांटिक ओशियन। ये आपका हो गया एप्पल, और ये जॉर्ज बैंक के लिए हो गया नोवा स्कॉशिया। ये आपका न्यू फाउंडलैंड हो गया हाइबर्निया, और इसके लिए ग्रैंड बैंक के लिए। ठीक है। ऊपर सारा मैंने आपको लिख रखा है, ये देखिए ये सारे जो नाम हैं और किस लिए फेमस हैं। ठीक है। और ये इनकी एक्चुअल लोकेशन है, आप इसको 2-3 बार देख लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। ये जो टोरंटो है ये यहाँ का सबसे बड़ा शहर है कनाडा का। हैमिल्टन है लोहा बताया था, हेलमेट। विंडसर ऑटोमोबाइल बताया था, विंड के जैसा उसको तेज़ चलाना होगा कार को या बाइक को। ठीक है। ये आपका मॉन्ट्रियल का लोकेशन हो गया।
मॉन्ट्रियल भी अभी बताया था मैंने आपको, न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ का जो भी ये क्षेत्र होगा, यहाँ जो वनस्पतियाँ पाई जाएंगी, तो वहाँ के जो पेड़ होंगे तो वो उनमें नमी अधिक होगी, और नमी अधिक होगी तो लंबरिंग इंडस्ट्री के लिए वो काम आएंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा कनाडा का। और आगे हम अगली क्लास में अपने यूएसए के जो औद्योगिक प्रदेश हैं उनको पढ़ेंगे। देखिए इसका भी मैंने आपका सब कंटेंट अच्छे से बना रखा है, और अगली क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। चलिए, और इसके पीडीएफ के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए।